इस वीडियो में हम मार्केट की तैयारी के लिए जरूरी जानकारी और संभावित मूवमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। ये पूरी तरह से इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक प्री मार्केट प्रिडिक्शन वीडियो होगी। इसमें हम देखेंगे कि यूएस और ग्लोबल मार्केट का प्रदर्शन कैसा रहा, हमारी इंडियन कंपनीज के एडीआर स्टॉक्स का प्रदर्शन कैसा रहा, कमोडिटी मार्केट, निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस, साथ ही कल बाजार बंद होने के बाद आई महत्वपूर्ण खबरें और जिन स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल सकता है उन सब का फटाफट अपडेट भी इस वीडियो में मिलेगा। तो तैयार हो जाइए सुबह 7 बजे की इस खास वीडियो के लिए जो आपकी मार्केट की तैयारी को और भी मजबूत बनाएगी। और हाँ, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दें ताकि हम इसे और बेहतर बना सकें। आज है 14 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार। तो आइए जानते हैं आज का शेयर बाजार कैसा रह सकता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो भारतीय शेयर बाजार की दिशा करेंगे और निवेशकों को किन स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए। यूएस मार्केट में अचानक एक तेज गिरावट देखने को मिली जहां डाउ जोन्स करीब 800 पॉइंट्स टूट गया। ये गिरावट तब आई जब लगातार 4 दिन की तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफा बुक करना शुरू किया और मार्केट अपने हालिया रिकॉर्ड हाई से काफी नीचे फिसल गया। इस गिरावट की वजह से S&P 500 और नैस्डैक पर भी दबाव आया, जहां नैस्डैक पिछले 6 में से 5 सेशन लाल निशान में बंद हुआ। मार्केट में टेक स्टॉक्स से पैसा निकलने का ट्रेंड जारी है और यही वजह है कि कई AI लिंक्ड स्टॉक्स भी भारी दबाव में दिखे। ऑरेकल जैसी कंपनियां जो सितंबर में OpenAI के साथ डील के बाद एक दिन में 36% चढ़ गई थीं, अब अपने सारे गेन्स खो चुकी हैं। ये पूरा एक्शन उस पैटर्न जैसा है जिसमें लोग रूमर पर खरीदते हैं और एक्चुअल न्यूज आते ही बेच देते हैं। यूएस गवर्नमेंट शटडाउन खत्म होने के बाद अब वॉल स्ट्रीट लगातार आने वाले इकोनॉमिक डेटा का इंतजार कर रहा है। ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स जल्द ही डेटा रिलीज का कैलेंडर देगा, लेकिन व्हाइट हाउस ने साफ कर दिया है कि अक्टूबर का जॉब्स डेटा अनएम्प्लॉयमेंट वाली डिटेल्स के बिना आएगा, क्योंकि शटडाउन के दौरान डेटा इकट्ठा ही नहीं हुआ। मार्केट में एक और चिंता यह है कि फेड की अगली मीटिंग में रेट कट की उम्मीदें कम होती जा रही हैं। इस हफ्ते कम से कम 5 फेड ऑफिशियल्स ने कहा है कि दिसंबर में कटौती के लिए अभी कोई साफ संकेत नहीं है। फेड वॉच के मुताबिक भी रेट कट की प्रोबेबिलिटी 61% से गिरकर सिर्फ 51% रह गई है। रिस्की एसेट्स में बढ़ती बिकवाली का असर क्रिप्टो मार्केट पर भी साफ दिखा, जहां बिटकॉइन $1 लाख के नीचे फिसल गया, जो मई के बाद इसकी सबसे निचली लेवल है। अक्टूबर के पीक से यह 20% गिर चुका है, जिससे क्रिप्टो सेंटिमेंट भी काफी कमजोर दिख रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी मार्केट की वैल्यूएशंस काफी ऊंची है और ऐसी वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करने के लिए लोअर इंटरेस्ट रेट्स की जरूरत होती है, लेकिन इतनी सारी डेटा रिलीजेस एक साथ आने से अनसर्टेनिटी बढ़ गई है और यही अनिश्चितता इन्वेस्टर्स में डर पैदा कर रही है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा नीचे आकर 99 के पास पहुंच गया है, लेकिन इसके उलट गोल्ड प्राइसेस करीब $4200 प्रति आउंस के आसपास मजबूत बने हुए हैं, जबकि रेट कट की उम्मीदें लगातार कम हो रही हैं। यूरोपियन मार्केट्स में भी दिन काफी उलझन भरा रहा। स्टॉक 600 और फ्रांस का CAC 40 शुरू में करीब 1% उछले और ऑल टाइम हाई के पास पहुंचे, लेकिन अचानक प्रॉफिट बुकिंग और सीमेंस के 5% गिरने से पूरा मार्केट लाल निशान में चला गया। इन्फोसिस ADR में करीब 0.76% की हल्की गिरावट दिखी है, जिससे लगता है कि IT सेक्टर आज थोड़ा दबाव में खुल सकता है। विप्रो ADR पूरी तरह फ्लैट बंद हुआ है और इसमें कोई बदलाव नहीं दिखा। ICICI बैंक ADR में 1.41% की अच्छी बढ़त देखने को मिली है, जो बैंकिंग सेक्टर के लिए एक मजबूत संकेत माना जाता है। HDFC बैंक ADR में लगभग 0.59% की मामूली गिरावट आई है, जो थोड़ी कमजोरी का इशारा देती है। डॉक्टर रेड्डीज लैब्स ADR में 0.22% की बहुत हल्की बढ़त देखने को मिली है, जो फार्मा सेक्टर के लिए एक स्थिर शुरुआत का संकेत है। मेक माई ट्रिप के ADR में 1.63% की सबसे बड़ी गिरावट रही है। यात्रा ऑनलाइन ADR में 2.45% की सबसे मजबूत बढ़त देखने को मिली है। निफ्टी 50 ने कल भी अपनी मजबूती बनाए रखी और चौथे दिन हायर हाई बनाया, लेकिन 26,000 के ऊपर जाने के बाद लगभग 130 पॉइंट कमजोर होकर फ्लैट बंद हुआ। अच्छी बात ये रही कि इंडेक्स सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर रहा और मोमेंटम इंडिकेटर्स भी सुधरते दिखे, जिससे ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बुल्स के पक्ष में है। अगर निफ्टी 26,000 के ऊपर टिक जाता है तो 26,100 से 26,200 की ओर अगला मूव खुल सकता है, जबकि नीचे 25,800 से 25,700 एक मजबूत सपोर्ट जोन बना हुआ है। डेली चार्ट पर निफ्टी ने हाई वेव या डोजी जैसा कैंडल बनाया, जो मार्केट में इनडिसीजन और थोड़ी वॉलेटिलिटी को दिखाता है।
शॉर्ट टर्म एवरेजेस ऊपर की दिशा में है। RSI और स्टोकेस्टिक RSI दोनों पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखा रहे हैं और मैकडी की कमजोरी भी कम हो रही है। ये सभी संकेत बताते हैं कि ट्रेंड अभी भी हेल्दी है। बैंक निफ्टी ने कल भी अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हुए फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर टिके रहकर नया हाई 58,616 बनाया। इंडेक्स अभी की मूविंग एवरेजेस के ऊपर है और RSI 65 के पार जाकर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है। मैकडी अभी भले ब्योरिश क्रॉसओवर में है, लेकिन हिस्टोग्राम की कमजोरी घटने से अंडरलाइंग बाइंग काफी मजबूत लग रही है। निफ्टी के वीकली ऑप्शंस में 26,000 स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा कॉल आई है, जो शॉर्ट टर्म में एक बड़ा रेजिस्टेंस बनता है। 26,500 पर हैवी कॉल राइटिंग हुई है, जिससे ये एक बड़ा हर्डल बन सकता है। वहीं पुट साइड पर 25,500 स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा पुट ओआई है, जो मार्केट के लिए मजबूत सपोर्ट जोन तैयार करता है। बैंक निफ्टी की मंथली ऑप्शंस में 58,500 स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा कॉल ओआई है और यही सबसे ज्यादा पुट ओआई भी जना है, इसलिए यही इसका सबसे महत्वपूर्ण लेवल बन जाता है। सेलर्स भी धीरे धीरे हायर स्ट्राइक्स की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे इंडेक्स में पॉजिटिविटी बनी हुई है। F&O डेटा में इंडेक्स ऑप्शंस में लगभग 8,149 करोड़ का मजबूत इनफ्लो दिखा, जबकि फ्यूचर्स में भी हल्की बाइंग दिखी। ये दोनों संकेत बताते हैं कि बाजार का अंडरटोन अभी भी ब्रॉडली पॉजिटिव है। पुट कॉल रेशियो 1.23 से गिरकर 1.1 आया है, जो बताता है कि मार्केट थोड़ी कॉशन के साथ कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है, लेकिन सेंटिमेंट अभी भी बैलेंस्ड है। इंडिया विक्स 13 के नीचे है, जिससे वॉलेटिलिटी कम है और बुल्स को आराम मिलता है। कल बाजार बंद होने के बाद कई कंपनियों को लेकर अहम खबरें आई थीं, जिसका असर आज शुक्रवार के सत्र में देखने को मिल सकता है। इसलिए निवेशकों को इन स्टॉक्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए। टाटा मोटर्स CV के नतीजे कमजोर रहे हैं। कंपनी को सितंबर तिमाही में 877 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में मुनाफा था। एबिडा और मार्जिन दोनों में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे स्टॉक पर शुक्रवार को दबाव बन सकता है। LG इलेक्ट्रॉनिक्स के मुनाफे में 27% से ज्यादा की गिरावट आई है और ऑपरेटिंग मार्जिन भी घटा है। हालांकि कंपनी की आय में मामूली बढ़त रही है, लेकिन कुल मिलाकर नतीजे कमजोर हैं, जो शुक्रवार को स्टॉक में हल्की गिरावट का कारण बन सकते हैं। जुबलेंट फूडवर्क्स के नतीजे इस बार शानदार रहे हैं। कंपनी का मुनाफा लगभग 3 गुना बढ़कर 186 करोड़ रुपए हो गया है और रेवेन्यू में भी करीब 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, कंपनी का एबिडा और मार्जिन दोनों स्थिर रहे हैं, जिससे स्टॉक में मजबूती की संभावना है। विशाल मेगामार्ट ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। कंपनी का मुनाफा 46% और रेवेन्यू 22% बढ़ा है। साथ ही मार्जिन में भी सुधार हुआ है। इन मजबूत आंकड़ों के चलते निवेशकों का भरोसा बढ़ सकता है और स्टॉक में पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मुथूट फाइनेंस ने उम्मीद से ज्यादा अच्छे नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा 3,245 करोड़ रुपए रहा है, जो अनुमान से काफी ऊपर है। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 58% की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे स्टॉक पर मजबूत खरीदारी देखने को मिल सकती है। ओरकला इंडिया के नतीजे निराशाजनक रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 7% घटा है और एबिडा और मार्जिन दोनों में गिरावट आई है। हालांकि रेवेन्यू में हल्की बढ़त रही, लेकिन कमजोर मार्जिन के कारण स्टॉक में गिरावट का दबाव बन सकता है। जाइडस लाइफ को US FDA से नई दवा की मंजूरी मिली है, जो कंपनी के लिए बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इस मंजूरी से कंपनी के अमेरिकी बाजार में एक्सपोर्ट्स बढ़ने की संभावना है, जिससे स्टॉक में हल्की तेजी देखने को मिल सकती है। सोनाटा सॉफ्टवेयर का मुनाफा 10% बढ़ा है, लेकिन कंपनी की आय में 28% की गिरावट आई है। फिर भी मार्जिन में सुधार और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस बेहतर होने के कारण स्टॉक में उतार चढ़ाव के साथ सीमित दायरे में ट्रेडिंग हो सकती है। भारत डायनामिक्स के लिए दिन पॉजिटिव रहा है। कंपनी ने रक्षा मंत्रालय के साथ 2,095 करोड़ रुपए का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और मुनाफा भी 75% बढ़ा है। ये डील कंपनी के ऑर्डर बुक को और मजबूत बनाएगी, जिससे स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। टेगा इंडस्ट्रीज ने शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का मुनाफा 7 गुना बढ़कर 50 करोड़ रुपए हुआ है और मार्जिन लगभग 2 गुने हो गए हैं। मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ और बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी के चलते स्टॉक पर निवेशकों की नजरें टिकी रहेंगी। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट के नतीजे कमजोर रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 86% गिर गया और आय व मार्जिन दोनों में कमी आई है। लगातार कमजोर परफॉर्मेंस के कारण स्टॉक में गिरावट जारी रह सकती है।
हेकल के लिए यह तिमाही निराशाजनक रही है। कंपनी को 35 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में मुनाफा था। आय में लगभग 30% की गिरावट ने कंपनी की स्थिति को और कमजोर किया है, जिससे स्टॉक पर नेगेटिव दबाव रह सकता है। रिलैक्सो फुटवेयर्स के नतीजे औसत रहे हैं। कंपनी का मुनाफा और रेवेन्यू दोनों मामूली रूप से घटे हैं, हालांकि मार्जिन स्थिर रहे हैं। इसलिए स्टॉक में कोई बड़ी हलचल की संभावना नहीं है, लेकिन निवेशक सतर्क रह सकते हैं। अकुम्स ड्रग के नतीजे कमजोर आए हैं। मुनाफा 37% घटा है और एबिडा और मार्जिन दोनों गिरे हैं। कंपनी की आय में भी हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे स्टॉक पर दबाव बन सकता है। DWS ने निप्पॉन लाइफ इंडिया AIF मैनेजमेंट में 40% हिस्सेदारी खरीदी है, जो कंपनी के लिए स्ट्रेटेजिकली मजबूत कदम है। इससे DWS के इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट बिजनेस को मजबूती मिलेगी, जो स्टॉक के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। NBCC को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के निर्माण के लिए 340 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है। ये नया कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के ऑर्डर बुक को मजबूत बनाएगा और स्टॉक में हल्की तेजी ला सकता है। विदेशी निवेशकों की बात करें यानी FIIs की, तो भारत में उनका निवेश 15 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। सितंबर 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक अब उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 16.9% रह गई है, जबकि पहले वे बाजार की दिशा तय करते थे। FIIs की कमी के पीछे कई वजहें हैं। भारतीय बाजार की ऊंची वैल्यूएशन, अमेरिका की ऊंची ब्याज दरें, मजबूत डॉलर और दुनिया भर में बढ़ती भू राजनैतिक अनिश्चितताएं। लेकिन अब खेल बदल चुका है। जहां पहले बाजार FPI की मर्जी से चलता था, अब घरेलू निवेशक यानी म्यूचुअल फंड्स और SIP इन्वेस्टर्स मार्केट को संभाल रहे हैं। भारत में हर महीने 28,000 से 30,000 करोड़ रुपए तक की SIP इनफ्लोज आ रही हैं, जिससे मार्केट को मजबूत सपोर्ट मिल रहा है। वहीं रिटेल निवेशकों की होल्डिंग अब 18.75% तक पहुंच गई है, जो FPI से भी ज्यादा